नमस्कार, मैं उमेश बागरेचा, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। आगामी 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और बालाघाट ज़िले में चुनाव बहुत ही रोचक होने जा रहा है, क्योंकि बालाघाट में भाजपा कांग्रेस दोनों ही दलों में असंतोष और विद्रोह है। तो लोग ये देख रहे हैं कि इन 6 सीटों में कौन कौन विद्रोही प्रत्याशी उतरते हैं, जिससे भाजपा कांग्रेस का जो जीत और की संभावना है उसमें कितना ये लोग प्रभाव डालते हैं। जहाँ तक बालाघाट ज़िले की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो बालाघाट में बैयर विधानसभा सीट को छोड़ दें तो लगभग सभी 5 विधानसभा क्षेत्र बालाघाट, परसवाड़ा, लांजी, वारासिवनी एवं कटंगी में त्रिकोणीय संघर्ष होने के आसार हैं, जिससे जो चुनाव परिणाम है वो भी प्रभावित हो सकते हैं। वैसे तो बालाघाट ज़िला में जितने भी चुनाव पूर्व में भी होते रहे, त्रिकोणीय संघर्ष के आसार अधिकांश सीटों पर रहे हैं और त्रिकोणीय संघर्ष होते रहे हैं और परिणाम भी इस त्रिकोणीय संघर्ष के चलते प्रभावित होते रहे। बालाघाट ज़िले से निर्दलीय भी चुनाव मैदान में आए हैं, क्षेत्रीय पार्टियां भी चुनाव मैदान में उतरी हैं और निर्दलीय और क्षेत्रीय दल भी चुनाव में विजयी होते रहे हैं। इस दृष्टि से बालाघाट का चुनाव जो है काफ़ी रोचक होने जा रहा है। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर बागी प्रत्याशी के रूप में तो कोई मैदान में उतरा नहीं है, लेकिन कांग्रेस में अंदर खाने में असंतोष ज़रूर है। जो लोग टिकट के दावेदार थे, जो कांग्रेसी टिकट के दावेदार थे और जिन्हें टिकटें नहीं मिली हैं, उनमें काफ़ी असंतोष है और उनके प्रयासों से भी कुछ निर्दलियों को ऊर्जा मिल सकती है। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के जो दावेदार थे उनको टिकट न देकर सपा नेत्री पूर्व में जिन्होंने समाजवादी पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ा था, श्रीमती अनुभा मुजारे को बालाघाट से प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में श्रीमती मौसम बिसेन हरिनखेड़े को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है और माना जा रहा था कि कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के बीच में सीधी टक्कर होगी और इस बीच घटनाक्रम यह हुआ कि अचानक भाजपा प्रत्याशी मौसम बिसेन के स्वास्थ्य में कुछ अस्वस्थ हुई हैं और बताया जा रहा है कि उन्हें बॉम्बे इलाज के लिए भर्ती किया गया है। और जबकि नामांकन की तिथि 3 दिन बाद 30 तारीख को नामांकन की अंतिम तिथि है और जब तक यदि बाय द वे वे ना आए, बालाघाट ना पहुंची, तो ऐसी स्थिति में आज वर्तमान विधायक और मंत्री गौरीशंकर बिसेन, जो मौसम बिसेन के पिता हैं, बेटी को टिकट मिली है। पिता ने आज, गौरीशंकर बिसेन जी ने आज नामांकन अपना नाम निर्देशन पत्र आज भर दिया है। तो अब आज बालाघाट ज़िले में ये चर्चा एकदम बहुत तेज़ी से कल से चल रही है कि बालाघाट से भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन होंगे, ना कि मौसम बिसेन होंगी। अब जब मौसम बिसेन का नाम चल रहा था, जब से उनकी घोषणा हुई थी, तब से कांग्रेस खेमा काफ़ी उत्साहित था। मतलब अपने आप को कांग्रेसी भारी मान रहे थे कि मतलब चुनाव में वे भारी हैं। लेकिन जैसे ही गौरीशंकर बिसेन जी का नाम कल से आना चालू हुआ और आज उन्होंने नाम निर्देशन पत्र भरा, तब से कांग्रेसी खेमे में चिंता की लकीरें काफ़ी बढ़ गई है और ये माना जाना चाहिए कि अब चुनाव यदि गौरीशंकर बिसेन लड़ते हैं तो काफ़ी रोचक होगा और परिणाम तो जो मतदान के बाद ही पता लगेगा, लेकिन चुनाव में काफ़ी रोचकता रहेगी। इसी तरह वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर योगेंद्र निर्मल को प्रत्याशी न बनाकर भाजपा ने प्रदीप जायसवाल, जो कि निर्दलीय विधायक बने थे पिछली बार और निर्दलीय
ट्रैक्टर छाप से उन्होंने चुनाव जीता था। कांग्रेस ने उन्हें पिछली बार प्रत्याशी नहीं बनाया था। श्री शिवराज सिंह जी के साले संजय को अपना प्रत्याशी घोषित किया था, जिसके चलते फिर 2018 में प्रदीप जायसवाल विद्रोही प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उन्होंने विजय हासिल की थी। और 12-15 महीने की जो कमलनाथ की सरकार थी उसमें वे खनिज मंत्री भी बने थे। और जैसे ही भाजपा सरकार बनने के आसार प्रकट हुए वैसे ही इन्होंने अपना पाला बदलकर भाजपा को समर्थन दे दिया था और उसके प्रतिसाद में भाजपा ने भी उन्हें खनिज निगम का अध्यक्ष बनाया हुआ था। इस बीच पिछले कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि भाजपा से वाराणसी में उम्मीदवार कौन होगा। गौरीशंकर बिसेन जी घोषणा करते रहे कि डॉक्टर योगेंद्र निर्मल प्रत्याशी होंगे, लेकिन अंतिम समय में भाजपा ने प्रदीप जायसवाल पर अपना विश्वास व्यक्त किया और उन्हें प्रत्याशी घोषित किया। जैसे ही प्रदीप जायसवाल को प्रत्याशी घोषित किया गया, वाराणसी में भाजपा संगठन में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई और डॉक्टर योगेंद्र निर्मल और भाजपा का संगठन जो वाराणसी का प्राय सब संगठन के सभी पदाधिकारी प्रदीप जायसवाल के विरोध में आक्रोशित होते हुए मोर्चा खोल दिया है और वे मांग कर रहे हैं कि हाईकमान या तो टिकट बदले, नहीं तो डॉक्टर योगेंद्र निर्मल निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। और यदि डॉक्टर योगेंद्र निर्मल मैदान में उतरते हैं तो वाराणसी में जो संघर्ष होगा त्रिकोणीय होगा। और भाजपा के इस बिखराव को देखते हुए कांग्रेस का खेमा जो है वो काफ़ी प्रफुल्लित है। कांग्रेस ने वहाँ पर नया चेहरा उतारा है। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिससे स्थिति ये हो गई है कि प्रदीप जायसवाल और विवेक पटेल में संघर्ष होने के आसार नज़र आ रहे हैं। किंतु इस बीच में यदि त्रिकोणीय संघर्ष होता है तो फिर चुनाव काफ़ी रोचक होगा। हालांकि अभी कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जो कांग्रेसी हैं वे काफ़ी उत्साहित हैं कि चूँकि संगठन में भाजपा संगठन में बिखराव है तो उन्हें लगता है कि त्रिकोणीय संघर्ष होने का लाभ उन्हें मिलेगा। किंतु यदि डॉक्टर योगेंद्र निर्मल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नहीं उतरते हैं या भाजपा से कोई निर्दलीय प्रत्याशी नहीं मैदान में आता है तो यहाँ पर वाराणसी में भी सीधा संघर्ष कांग्रेस भाजपा के बीच में होगा। वैसे वक्त में परिणाम क्या होंगे ये तो मतदान के बाद ही पता लगेगा, लेकिन कांटे की टक्कर होने के आसार वाराणसी क्षेत्र में भी रहेंगे। इसी तरह कटंगी विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस में असंतोष एवं विद्रोह की स्थिति है। हालांकि भाजपा में भी यह स्थिति असंतोष की थी, किंतु भाजपा ने कटंगी के असंतोष को काफ़ी कुछ दबा दिया है। खुलकर भाजपा में असंतोष सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन कांग्रेस में असंतोष इसलिए है कि कांग्रेस ने भाजपा के निष्कासित पूर्व सांसद बोध सिंह भगत को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि वहाँ पर पिछले कई चुनावों से जो टिकट की कांग्रेस की दावेदार हैं वो जिला पंचायत सदस्य श्रीमती केसर बिसेन काफ़ी अरसे से टिकट की मांग कर रही है। माना जा रहा था कि इस बार उन्हें ही टिकट मिलेगी। वर्तमान में कांग्रेस के ही विधायक वहाँ पर तामलाल सहारे जी हैं, चूँकि वे उम्र दराज हो चुके हैं, अतः उनको टिकट न देते हुए पार्टी ने बोध सिंह भगत को अपना प्रत्याशी बनाया। कटंगी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमेशा त्रिकोणीय संघर्ष होता आ रहा है। वहाँ भाजपा कांग्रेस के अलावा बसपा के प्रत्याशी उदय सिंह पंचेश्वर प्राय पिछले कई चुनावों से मैदान में उतरते रहें और वे अच्छे खासे वोट भी बटोरते रहें, राष्ट्रीय दलों के नज़दीक ही पहुँचते रहें और एक दो बार तो जीतते हुए हार गए हैं। ऐसी स्थिति में त्रिकोणीय संघर्ष वहाँ पे हमेशा रहा है। और यदि श्रीमती केसर बिसेन भी यदि निर्दलीय मैदान में उतरती है जैसी की संभावना है तो वहाँ पर चतुष्कोणीय संघर्ष के पूरे आसार हैं। वर्तमान में बोध सिंह भगत को कांग्रेस ने इसी सोच से लाया था कि बोध सिंह भगत काफ़ी दमदार प्रत्याशी हैं और कांग्रेस उनमें जीत की संभावनाएं तलाश रही थी और माना जा रहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी काफ़ी भारी होंगे। और इस बीच भाजपा ने नया चेहरा वहाँ पर उतारा है गौरव पारधी को। गौरव पारधी वे शख्स हैं जिन्होंने पिछले 2018 के चुनाव में वाराणसी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय फार्म भरा था और जब मुख्यमंत्री चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री वाराणसी आए थे तो उन्होंने
गौरव पारधी को उनकी सभा से मंच से उतारकर उसे नामांकन पत्र वापस लेकर बिठा दिया था, तब उन्हें वो आश्वासन दिया था कि उन्हें भविष्य में 2023 के चुनाव में टिकट दी जाएगी। तो इस बार पार्टी ने, भाजपा ने उन्हीं पे भरोसा किया और कटंगी से उन्हें ही अपना उम्मीदवार बनाया। इस तरह से कटंगी में बहुकोणीय संघर्ष होने के आसार हैं और हार जीत किसकी होगी ये तो भविष्य ही बताएगा। इसी तरह परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं जो मंत्री भी है, रामकिशोर कावरे जी। पार्टी ने उन्हीं पर अपना दांव खेला है और उन्हें ही अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और कांग्रेस ने पूर्व विधायक जो 2018 के चुनाव में तीसरे नंबर पे थे, मधु भगत, उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। परसवाड़ा में सबकी नज़रें जो लगी हुई है वो पूर्व विधायक और सांसद कंकर मुजारे पर लगी हुई है और लोगों में ये चर्चा है कि क्या कंकर मुजारे चुनाव लड़ेंगे। कंकर मुजारे का चुनाव लड़ना काफ़ी संदेहास्पद है। हालांकि उन्होंने पूर्व में घोषणा की थी कि वो समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे। शायद मध्य प्रदेश में यदि सपा का कांग्रेस से गठबंधन हो जाता तो बिल्कुल संभावना थी कि वो सपा उम्मीदवार बनकर परसवाड़ा में आते, किंतु सपा और कांग्रेस का गठबंधन विच्छेद हो गया है तो वो स्थिति तो अब निर्मित नहीं होनी है। चूँकि धर्मपत्नी श्रीमती अनुभा मुंजारे को कांग्रेस ने बालाघाट से टिकट दिया है तो ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस के ऊपर के नेताओं से कंकर मुंजारे की कोई बात हुई होगी, जिसके कारण अभी कंकर मुंजारे शांत नज़र आ रहे हैं। शायद लड़े ना लड़े, क्योंकि अनुभा मुंजारे बालाघाट से कांग्रेस प्रत्याशी है और यदि कंकर मुंजारे यदि परसवाड़ा से चुनाव नहीं लड़ते हैं, ऐसी स्थिति में वहाँ पर 1-to-1 फाइट होने के आसार है भाजपा कांग्रेस में। और उस स्थिति में भाजपा को थोड़ा नुकसान होने के आसार भी नज़र आते हैं, क्योंकि कंकर मुजारे नहीं लड़ेंगे यदि, तो कंकर मुजारे का जो वोट बैंक है वो प्रायः कांग्रेस का ही वोट बैंक है, जिसके कारण वहाँ पे कांग्रेस को क्षति होती है कंकर मुजारे जब लड़ते हैं। और कंकर मुजारे नहीं लड़ेंगे तो वहाँ पे भाजपा प्रत्याशी रामकिशोर कावरे को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी और यदि कंकर मुजारे लड़ते हैं तो कांग्रेस प्रत्याशी को भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। और त्रिकोणीय संघर्ष में यदि होता है तो फिर परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि पूर्व में भी कंकर मुजारे वहाँ से परसवाड़ा से विजयी रहे हैं और पिछला चुनाव भी वो सेकंड पोजीशन में रहे थे। इस स्थिति में वहाँ का चुनाव भी काफ़ी रोचक होगा। इसी तरह हम चलते हैं बैयर में त्रिकोणीय संघर्ष होने के आसार बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष यदि कोई बना सकता था तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बना सकती थी, किंतु गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में भी पिछले सालों में काफ़ी बिखराव हुआ है। ऐसी स्थिति में बैयर में भाजपा कांग्रेस में आमने सामने ही टक्कर होना है। वैसे बैयर विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां सिर्फ 2 परिवारों का राजनीतिक कब्जा है। पिछले 40 वर्षों से ये 2 राज परिवार ही कहा जाए इन्हें, 2 परिवार ही वहाँ पर सत्ता करते आए हैं। कभी नेताम परिवार विधायक रहता है तो कभी उइके परिवार विधायक रहता है। वर्तमान में जो विधायक है संजय उइके, वे पूर्व विधायक एवं मंत्री रह चुके स्वर्गीय गणपत सिंह उइके के पुत्र हैं। इसी तरह जो भाजपा प्रत्याशी हैं वर्तमान में भगत नेताम, वे भी पूर्व विधायक डॉक्टर सुधन्वा सिंह नेताम जो जनसंघ के ज़माने के नेता हैं, उनके पुत्र हैं। और उनकी पुत्रवधू अर्थात भगत नेताम की धर्मपत्नी भी जिला पंचायत में उपाध्यक्ष पद पर आसीन रही है। इस तरह से इसी बैयर क्षेत्र में इसी दोनों परिवार का राजनीतिक कब्जा है और अभी भविष्य में भी ऐसा नहीं दिखाई देता है कि अभी तीसरे के किसी आने के चांस है। इन दोनों में ही संघर्ष होगा और विजय जिसका भाग्य उदय होगा उसकी होगी। इसी तरह लांजी विधानसभा क्षेत्र जहां वर्तमान में
कांग्रेस की हिना कांवरे प्रत्याशी है और वो विधायक भी हैं और पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने की, उसमें विधानसभा उपाध्यक्ष रही हैं। उन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के नेता को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। जब उनको प्रत्याशी घोषित किया गया तो उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी से अपना इस्तीफा दिया। माना जा रहा था कि पूर्व विधायक और जिला भाजपा के अध्यक्ष रह चुके रमेश भटेरे को ही भाजपा लांजी से अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। बालाघाट विधायक और मंत्री गौरीशंकर बिसेन गाहे बगाए कहते रहते थे कि विभिन्न सभाओं में भी उन्होंने खुलेआम कहा है कि रमेश भटेरे ही वहाँ से प्रत्याशी होंगे। लेकिन भाजपा ने राजकुमार कर्राय को अपना प्रत्याशी बनाया। राजकुमार कर्राय पूर्व में भाजपा से ही थे, किंतु पिछले 2018 के चुनाव में उन्हें टिकट न मिलने पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और आम आदमी पार्टी से भी टिकट के दावेदार थे। अब इस स्थिति में पिछले दिनों रमेश भटेरे ने लांजी में एक बड़ा सम्मेलन कार्यकर्ताओं का आहूत किया, जिसमें अधिकांश भाजपाई वहाँ पर उपस्थित थे, जिसको देख के माना जा रहा था कि राजकुमार कर्राय अलग थलग पड़ गए हैं। और अभी भी रमेश भटेरे खम ठोके हुए हैं कि उन्हें टिकट चाहिए। पार्टी से वे अभी भी आग्रह निवेदन कर रहे हैं कि टिकट उन्हें दी जाए और उन्हें उम्मीद है कि अंतिम समय 30 तारीख तक के शायद एबी फार्म उनके नाम पर आ जाएं। अब देखना होगा कि जब यदि टिकट उन्हें नहीं मिलती है तो क्या वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अभी तो कांग्रेस खेमा काफ़ी उत्साहित है भाजपा के इस बिखराव से। उनको लग रहा है कि इस बिखराव से उनको लाभ मिलेगा। लेकिन यदि रमेश भटेरे को पार्टी नेतृत्व मना लेता है और वे चुनाव मैदान में नहीं उतरते हैं, ऐसी स्थिति में राजकुमार कर्राय जो कि एकदम नया चेहरा है, क्योंकि उन्होंने अभी तक विधानसभा चुनाव लड़ा नहीं है और उनके खिलाफ बोलने के लिए कांग्रेस को यदि कुछ ढूंढना होगा तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में एक चीज़ और है, यहाँ पे लोधी समाज से वे आते हैं और लोधी समाज के ही रमेश भटेरे हैं। कहा जाता है कि जब रमेश भटेरे चुनाव लड़ते थे, लोधी समाज का पूरा जो समर्थन है उन्हें नहीं मिल पाता था, किंतु राजकुमार कर्राय के साथ कहा जाता है कि लोधी समाज का उन्हें समर्थन रमेश भटेरे से बेहतर मिलेगा। इस स्थिति में चुनाव वहाँ का काफ़ी रोचक होगा और त्रिकोणीय संघर्ष नहीं होगा तो और ज़्यादा रोचक होगा। तो 1 to 1 संघर्ष हुआ भाजपा कांग्रेस में तो स्थिति वहाँ पर भी कुछ भी हो सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। इस तरह हमने अभी सभी 6 सीटों का आपके सामने विश्लेषण किया। अब सबकी नज़रें लगी हुई है कि नामांकन के दिन तक कौन प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरते हैं, बागी निर्दलीय कितने उतरते हैं, उन पे ही सबकी नज़रें टिकी रहेगी, क्योंकि उन्हीं के आधार पर 5 विधानसभाओं के गणित निर्भर करेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। यदि निर्दलीय प्रत्याशी या बागी प्रत्याशी उतरेंगे तो निश्चित ही मतदान को प्रभावित करेंगे, चुनावी नतीजों को प्रभावित करेंगे। सबकी नज़रें उसी पर टिकी हुई है। इस तरह 6वां विधानसभा का चुनाव जो है भविष्य में 2018 का जो होगा 17 नवंबर को काफ़ी रोचक होगा। अभी तो फिलहाल काफ़ी शांति है चुनाव को लेकर, क्योंकि अभी सभी ने नामांकन पत्र भी दाखिल नहीं किए हैं। 30 तारीख के बाद जब नामांकन के बाद नाम वापसी और चुनाव चिन्ह का वितरण होगा, उसके बाद चुनावी जोश सामने देखने में आएगा। तब पता चलेगा कि कौन कितना भारी है और कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसी के साथ मैं उमेश बागरेचा, पद्मश्री 24/7 नमस्कार।